नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश रुपया धड़ाम में आपका स्वागत है। रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। सोमवार को रिकॉर्ड स्तर पर लुढ़क कर रुपया डॉलर के मुकाबले 77 के पार पहुंच गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। पहली बार $1 का भाव 77 रुपए के पार है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया लुढ़क कर 77.28 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया था। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 76.93 स्तर पर बंद हुआ था। आपको बता दें कि पिछली बार 7 मार्च 2022 को रुपये 76.98 के निचले स्तर पर आ गया था। एनालिस्ट के मुताबिक कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और रूस यूक्रेन में जंग की वजह से दुनिया भर पर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। रुपये में कमजोरी का मतलब सामान खरीदने के लिए ज्यादा खर्च होगा, इंपोर्टेड गुड्स और महंगा होगा। भारतीय कंपनियों को कच्चे माल के आयात के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उद्योग को नुकसान होना संभव। घरेलू बाजार में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। उर्वरक और रसायन रुपए की कमजोरी से महंगा होना तय। इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर आभूषण तक महंगे होंगे। शिक्षा के लिए पहले की तुलना 15 से 20% ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वहीं रुपए में कमजोरी का मतलब है कि अब उतने ही सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। इससे भारतीय कंपनियों को कच्चे माल की आयात के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इससे उनका उत्पादन लागत बढ़ेगा क्योंकि उन्हें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। इसका साफ असर आम आदमी की जेब पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए आखिर क्यों कहा जा रहा है रुपया धड़ाम। $1 रुपए की कीमत अब 77 रुपए को पार कर गई है। इसी पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री हैं और बीजेपी नेता धीरेन्द्र तायल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले आकाश जिंदल जी, आपसे सवाल है, रुपया धड़ाम हम कह रहे हैं, $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 77 रुपए 52 पैसे पर दर्ज की गई। अब तक का सर्वकालिक रिकॉर्ड बना है ये। आखिर क्या ऐसी मुख्य वजह है जिसकी वजह से लगातार रुपए की वैल्यू गिर रही है? सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, ठीक कराते हैं इसे। आपकी आवाज नहीं मिल रही है, कोशिश करते हैं दोबारा संपर्क करने की आपसे। धीरेन्द्र जी, जिस तरह से रुपए की वैल्यू गिर रही है, ये सिर्फ अभी नहीं है, लंबे समय से देखा जा रहा है। रुपए की वैल्यू में कमी आती हुई नजर आई। बीते दिन जो आंकड़ा दर्ज किया गया वो सर्वकालिक है, अब तक का सबसे बड़ा ऑल टाइम डाउन है रुपए की वैल्यू में। भारतीय जनता पार्टी सरकार किस तरह से देख रही है मौजूदा परिस्थितियों को? ये हमें इसको देखना ही एक्चुअली जो है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में पड़ेगा। जो पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से ही देखना पड़ेगा। और उसके दो मेजर जो बिंदु हैं, वो एक तो है, हमें सबको पता ही है, जो सबसे बड़ा बिंदु ही कहूंगा, जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रही, तो उसके रहते नेचुरल है कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। उसके लिए उसका एक बहुत मेजर इसके ऊपर इम्पैक्ट है। जो दूसरा असर बहुत बड़ा है वो है जो यूएसए ने अपने जो फेड रेट्स हैं जी, उसमें इंक्रीज किया है। जब यूएस फेड रेट्स बढ़ते हैं तो उससे डॉलर स्ट्रेंथन होता है। तीसरा भी एक फैक्टर इसमें देखा जा रहा है, लेकिन उस पर शायद बाद में आ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो मेजर दो पॉइंट्स हैं वो रशिया यूक्रेन का जो जंग चल रही है और जो यूएस फेड रेट में हाइक है। लेकिन इसमें हमारी कहने वाली बात यह है कि हमें यह देखना चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, तो उसमें जो बाकी की अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमीज हैं उसमें फिर भी जो इंडियन रुपी है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है। इंक्लूडिंग जो बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी जैसे जापान भी है या चाइना भी है, उनके करेंसीज की जो गिरावट हुई है वो रुपी से ज्यादा हुई। लेकिन सर, क्या सिर्फ इतना कह देने से लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? दुनिया के अन्य देशों का आप उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन महंगाई देखिए आज देश में किस तरह से बढ़ रही है। आपने जिक्र किया अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक का, जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, जिसकी वजह आप मान रहे हैं कि रुपए में वैल्यू में कमी आई है। और भी अन्य कारण हैं, विदेशी अलग अलग मुद्दों पे देखे जाएं तो। लेकिन सरकार के तौर पर जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बनती
क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और जानकारी ये कह रहे हैं कि जब रुपए की वैल्यू और गिरेगी, आने वाले वक्त में भी इसी तरह से गिरेगी। ऐसे में मुश्किलें कहीं ना कहीं आम लोगों की बढ़ने वाली हैं। उसके ऊपर बिल्कुल सरकार इससे सजग है, लेकिन ये दो अलग अलग, मैं बोलूंगा कि दो अलग अलग इश्यूज हैं। वो आपस में मिले जरूर हैं, लेकिन दो अलग अलग इश्यूज हैं। एक इशू है जो रुपए में डॉलर के प्रति जो गिरावट आई है, और दूसरा जो इशू है वो है जो इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन का जो इशू है, हम नेचुरल है कि जब बहुत सारा इंडिया में इंपोर्ट है, और लेकिन इंपोर्ट हमारा मेजर जो है वो दो जगह पे है। एक मेजर, सबसे मेजर इंपोर्ट तो हमारा, हमें पता ही है, वो क्रूड का है। करीब 80 से 85% हमारी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और उसके जो दाम हैं बहुत बढ़ गए हैं, तो उसके ऊपर हमारा डॉलर बहुत खर्च हो रहा है। ठीक है धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आकाश जिंदल जी से संपर्क जुड़ गया है। सर, धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं, लिंक जरूर है, लेकिन क्या रुपए के वैल्यू गिरने से महंगाई पर असर नहीं पड़ता? दर्शकों को समझाएं। माफ कीजिएगा सर, आपकी आवाज अभी भी नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे दोबारा ठीक कराने की। आकाश जिंदल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन धीरेन्द्र जी, 2014 से पहले जब आप विपक्ष में थे, तब जब रुपए की वैल्यू गिरा करती थी तो बीजेपी सड़कों पर आ जाया करती थी। कुछ वही स्थिति आज हो रही है। आज आप सरकार में हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, और कांग्रेस पुराने ट्वीट्स आपके नेताओं के लगातार रीट्वीट किए जा रहे हैं और सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच गई है, रुपए लगातार गिर रहा है वैल्यू में। इसमें दो चीजें, एक तो इसका इकोनॉमिक पक्ष है जो हम देख रहे हैं कि क्या, क्यों गिर रहा है और कितना गिर रहा है। दूसरा इसका पॉलिटिकल पहलू है, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा ये इच्छा रहती है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी जो नाकामियां हैं उन पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो डेटा सबसे ज्यादा अच्छा बोलता है जी। मेरे पास इस समय डेटा है कि जो मैंने लिया है कि 1 जनवरी 2006 को रुपी वर्सेस डॉलर प्राइस क्या था, 1 जनवरी 2014 को, 2014 में प्राइस क्या था और आज क्या प्राइस है। सर ठीक है, पुरानी डिबेट में नहीं जाते हैं धीरेन्द्र जी, क्योंकि मौजूदा वक्त में बात करते हैं। सबको पता है, जो जो आंकड़े हैं मौजूद हैं इंटरनेट पर, सारे अवेलेबल हैं। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल, सर एक छोटा सा सवाल है जी सर, छोटा सा सवाल है कि सवाल यही है कि जिस तरह से अब रुपए की वैल्यू गिर रही है, हम ऑयल को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अब जब महंगाई बढ़ रही है तो क्या समझा जाए, जनता को आने वाले वक्त में और महंगाई का करंट लगने जा रहा है? कब तक जनता तैयार रहे इस महंगाई को लेकर? मैं बता रहा था, बिल्कुल ठीक, मैं वहीं आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट, जो पॉलिटिकल पॉइंट है, वो मैं जरूर पॉइंट आउट कर दूं कि यूपीए गवर्नमेंट के 6 साल में जो रुपये की गिरावट हुई थी वो 59.9% हुई जी, जो कि मोदी एरा के टाइम में सिर्फ 23% हुई है। तो कहीं पे भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी इसको कंपेयर करना चाहती है, और उस समय कोई इंटरनेशनल क्राइसिस नहीं था जी, सिर्फ फिस्कल मिसमैनेजमेंट थी। इस समय जो भी है वो इंटरनेशनल है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर बाकी देश बुरा कर रहे हैं तो हमारा भी बुरा हो रहा है, तो उस पे पीछे कोई छुपने वाली बात नहीं है। लेकिन छुपने वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन इशू ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे हो रहा है, हम उससे सिक्लूडेड भी नहीं है। दूसरी बात कि अब सरकार क्या कर रही है इस सारी बात के ऊपर कि जो हमारा खर्चा है, जो रुपये है वो कम गिरे, उसमें गिरावट कम हो, वो चेक हो कहीं ना कहीं। तो इन्फ्लेशन भी, जो महंगाई है, उसको भी करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले तो जैसे आपके दर्शकों को और आपको पता है कि कुछ देर पहले, हालांकि अभी टाइम नहीं हुआ था, लेकिन आरबीआई ने स्टेप इन किया और जो रेपो रेट था, रेपो रेट को उन्होंने इंक्रीज किया, जिससे कि जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो थोड़ी डिक्रीज होगी। लिक्विडिटी डिक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन चेक होगी, लेकिन इतनी भी ना हो कि ग्रोथ चेक हो जाए। तो एक कैलकुलेटेड इंक्रीज इन रेपो रेट जो है वो आरबीआई ने किया है। ठीक है धीरेन्द्र जी, अगर आपकी बात समझ आ रही है, एक बार आकाश जी के पास जाने की कोशिश करते हैं। सर, आपको आवाज मिल रही है?
आकाश जी की आवाज नहीं पहुंच रही, लगातार कोशिश यही की जा रही है कि और ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। मौजूदा वक्त में जिस तरह के अर्थव्यवस्था के हालात बने हुए, रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है और बीते दिन जो सर्वकालिक आंकड़ा दर्ज किया गया वो बेहद ही चिंताजनक है। धीरेन्द्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, बात होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, विपक्ष की तरफ से भी आरोप है कि महंगाई इस तरह से कर दी गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हमारा अधिकतर जो निर्भर है वो हम ऑयल पर निर्भर हैं, जिस तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब जिक्र होता है। लेकिन इस बीच विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी दर्ज की जा रही है। क्या कारण मानते हैं कि क्या कहीं ना कहीं ऐसा माहौल देने में हम कम रह गए हैं जिसकी वजह से जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो रहा है? मेरे ख्याल से देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय हालात ऐसे होते हैं तो गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट करे जी। और गवर्नमेंट बहुत अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट कर रही है। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बहुत नीचे आ गए थे एक साल पहले भी। एक साल में दोबारा हमने उनको बिल्ड करके 600 बिलियन के ऊपर लेकर के गए इस बार। लेकिन सर अभी 600 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं वो। हाँ, मैं बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि अब जब वो दोबारा हमने एक साल में बिल्ड किए हैं तो अभी जब क्राइसिस आया है, जैसे मैं आम भाषा में कहूं तो कोई भी परिवार अपनी एक पूंजी संजो के इसीलिए रखता है कि जब कोई बुरा वक्त आए तो उसमें हम उसको टैकल कर सके, उसको हम टाइड ओवर कर सकें। तो उसी कारण से, उसी तरह से जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसको हमने यूज किया है ताकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी जो है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है वो रुपी डॉलर रेट में ना हो। मैं कह सकता हूं, मैंने बहुत सारी CII वगैरह में भी डिबेट करी, वहां पे उनका कंसर्न ज्यादा ये है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसका इंपैक्ट होता है। लेकिन हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको कुशन यूज करके हमने उसको ब्रिज किया। दूसरी बात कि अगर हम, ऐसा तो नहीं है कि हम उसको खर्च करते रहेंगे, उसको रीबिल्ड कैसे करना है ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें सरकार बहुत मेजर कदम उठा रही है। अगर हम देखें तो हमारी जो इंपोर्ट बास्केट है उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं उसमें एक है ऑयल और दूसरा है डिफेंस, जो डिफेंस परचेजेस हैं। अब ऑयल में आप देखिए कि किसी भी सरकार में, आपके जो श्रोता हैं वो बिल्कुल अपने सच्चे मन से सोचें कि क्या किसी भी प्रीवियस सरकार में ऐसा दम होता कि सारी दुनिया के सामने उन्होंने स्पष्ट होकर, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि मुझे और निर्मला सीतारमण जी ने कि हमें अपनी भी सिचुएशन देखनी है और इसलिए हम रशिया से अपना नाता नहीं तोड़ेंगे। धमकाया भी गया इंडिया को यूएस के द्वारा कि आप पे सैंक्शंस लगेंगी, बट इंडिया ने अपना स्टैंड लिया और सारी दुनिया ने आज उस स्टैंड को अप्रिशिएट किया। और उसी रशिया से हमारी जो इंपोर्ट ऑफ ऑयल है, जो 1% हमारा ऑयल था वो रशिया से आता था, आज 17% ऑयल हमारा रशिया से आ रहा है। और एक जो अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम है उसमें हम फंसे हैं, तो उसकी एक एडवांटेज भी हम ले रहे हैं कि अगर दूसरे लोग रशियन ऑयल नहीं खरीद रहे तो हम अपनी दोस्ती का फायदा उठा के उस रशियन ऑयल को सिर्फ ले ही नहीं रहे लेकिन सस्ते में ले रहे हैं। आज की जो डील हो रही है रशिया के साथ वो करीब 35% लोअर रेट पे हो रही है कि $35 कम, करीब अगर मैं मोटा मोटा $100 के करीब बैरल मान लो तो करीब $35 कम पे रशियन ऑयल हमें मिलना चाहिए और वो भी रुपी ट्रेड में मिलना चाहिए ताकि उसमें मेरा डॉलर भी नहीं लगे। तो यही गवर्नमेंट की फिस्कल मैनेजमेंट है जिसका इंपैक्ट, इसका ही इंपैक्ट है कि जहां यूएस में और यूके में करीब 50% इंक्रीज हुआ है पेट्रोल और डीजल का रेट, इंडिया में करीब 10% हुआ। तो सरकार ने उसको एक खड़े होके, एक दृढ़ता से सारी दुनिया के सामने खड़े होके कहा है कि हम रशिया के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो फैसला वॉर नहीं होनी चाहिए, उसका फैसला सुलह सफाई से होना चाहिए, बातचीत से होना चाहिए। लेकिन सर ऑयल डील का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, वो लंबी प्रोसेस है, काफी समय लगेगा। अभी 80% के तकरीबन हमारी जो निर्भरता है वो ऑयल पर दूसरे देशों से है। मौजूदा वक्त में सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है ताकि इस जो समस्या हमारे सामने, आर्थिक संकट एक तरह का देखा जा रहा है, रुपए की वैल्यू गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको काबू किया जा सके? जी बिल्कुल ठीक है। इसमें दो इश्यूज हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जी ठीक है, आप यही बात कर रहे हैं कि जी शॉर्ट टर्म में हम क्या करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म में क्या करने वाले हैं, और दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म, जैसे कि हमारी पहले बात हुई कि शॉर्ट टर्म में हम अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं
उससे इसकी कुशनिंग कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, रशिया से ऑयल इंपोर्ट 1% से 17% पे पहुंचा, तो वहां पे भी वो रुपी ट्रेड में हो रहा है, तो उससे भी हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स को हम पुश कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में इंडिया की परफॉर्मेंस दुनिया के सभी देशों में सबसे अच्छी रही है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर हो गई हैं जी। अब अगर, और जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई ने स्टेप इन किया है और रेपो रेट को बढ़ाया, तो दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करते हैं, बिकॉज यहां बात खत्म नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में हम क्या करने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में भी सरकार उसके कदम उठा रही है। जैसे आपने कहा कि जो रशियन डील्स हैं, जैसे जैसे ये और आगे फाइनलाइज होंगी, उतना ही सस्ता तेल हमें मिलेगा। दूसरा, जो डिफेंस परचेजेस हैं, डिफेंस परचेजेस में कुछ डेटा मैं आपको दे सकता हूं। जैसे अभी अभी एक 700 करोड़ का राइफल्स का एक ऑर्डर जो था, जो इंपोर्ट होना था, वो उसको कैंसिल किया गया है और वो इंडिजिनसली आत्मनिर्भर भारत में, मेक इन इंडिया में इंडियन कंपनी से लिया जाएगा। सिमिलरली एक जनवरी में एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल का टेंडर था नेवी का, जो बहुत बड़ा टेंडर था, $5.2 बिलियन का टेंडर था, वो भी अब इंडियन कंपनीज के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अनदर ऑर्डर करीब $3 बिलियन का है, जो एयर डिफेंस गन मिसाइल का है, इसकी भी डिस्कशन ऑन है इस समय। लाइकलीहुड ये है कि ये भी इंडियन कंपनीज के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसकी इंपोर्ट हमारी नीचे आए, और नेट इंपोर्टर से शायद अगर हम नेट एक्सपोर्टर बनने की भी कोशिश करें, तो ये सरकार की लॉन्ग टर्म की सोच है। तो शॉर्ट टर्म में भी काम चल रहा है और लॉन्ग टर्म पे भी चल रहा है। तो सरकार की जो फिस्कल मैनेजमेंट इन दीज इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस है, वो बिल्कुल सही है, और इसी कारण हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी में हैं। हमारे आसपास की आप इकोनॉमी की हालात देखें, अब क्या हो रहा है, तो आप जान जाएंगे कि इंडिया की हालात कितने अच्छे। मोटा मोटी समझा जाए, एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, यही धीरेन्द्र जी बताना चाहते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से रुपए की वैल्यू में गिरावट अभी हुई है और लगातार देखी भी जा रही है, ना सिर्फ रुपए की वैल्यू बल्कि विदेशी मुद्रा का भंडार भी कम हो रहा है, इसके कई तरह के प्रभाव जरूर आम जनता पर पड़ेंगे। पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है, और जो जानकारी है इंपोर्टेड गुड्स और महंगा हो सकता है। रुपए में कमजोरी का मतलब हमें सामान खरीदने के लिए और ज्यादा पे करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं सारी चीजें अच्छी दिशा में जा रही हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात बने हुए हैं वो इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। नहीं रितेश जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्फ्लेशन हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 8% पे पेग की है, तो इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और जो हम अपने आप में कोई टापू नहीं है, आइलैंड नहीं है कि हमारे ऊपर जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे जो होगा उसका भारत पे इंपैक्ट नहीं होगा। जो गवर्नमेंट कर सकती है वो यही कर सकती है कि उस इंपैक्ट को हम मिनिमाइज कर दें, कम से कम वो इंपैक्ट हमारे पे आए। और सर, सवाल यही था कि आखिर कैसे इसे कम किया जाएगा, कैसे लोगों को राहत दी जाएगी। मैंने पहले भी आपको यही बात, अब तो मैं रिपीट करने पे ही आ जाऊंगा, कि पहले भी यही कहा कि अगर जो फिस्कल मैनेजमेंट पॉलिसी है, आरबीआई रेपो रेट को देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उस जिससे कि ये है कि जो जहां एक तरफ हो सकता है थोड़ी सी महंगाई, हम कह रहे हैं ईएमआई बढ़ जाएंगी, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो ईएमआई बढ़ेंगी। वहीं पे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो एफडीज हैं, उसके ऊपर बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जहां एक तरफ खर्चा होगा आम आदमी का ज्यादा, दूसरी तरफ आम आदमी को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। जो जैसे मैंने कहा, सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने ज्यादातर एफडीज करवाई हैं, उनको एफडी पे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो उनकी इनकम बढ़ेगी भी। आपकी बातों से जोड़ते हुए सर, एक सवाल विपक्ष की ओर से ये उठाया जा रहा है कि सरकार हेडलाइन बनाने में लगी हुई है, नैरेटिव सेट कर रही है कि जो मौजूदा स्थितियां बनी हुई हैं वो दरअसल वैसी नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ हेडलाइन बनाने में ही सरकार जुटी हुई है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? ये आपने विपक्ष कह दिया, और डायरेक्टली हम उनका नाम ले देते हैं जिन्होंने ये कहा है। वो देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, राहुल गांधी जी। तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी कि रेट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप अगर नफरत बढ़ा रहे हो तो रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं किसी डिबेट में था, तो उनका जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे वो उसको डिफेंड नहीं कर पाए कि नफरत बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा 4 स्टेट में आप जीत के आए हैं, नफरत नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आज उन्होंने कहा कि नहीं, वो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है, लेकिन आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाइए।
क्या आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं? डेटा मेरे पास, ये पेपर मेरे पास है जी। आई डोंट नो उस पर दिख रहा है। तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 अप्रैल टू फरवरी जी। अगर हम देखते हैं तो इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ 47% है। उससे नेक्स्ट कनाडा है जिसकी 31% है। जर्मनी जैसा देश भी 17% पे। सो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रही है, और अगर जब ये रुपी की वैल्यू थोड़ी सी घटेगी तो एक्सपोर्ट हमारे और भी बढ़े। तो उसी पे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सरकार इस पे काम कर रही है कि लॉन्ग टर्म में भी हमारे इंपोर्ट्स नीचे आए और एक्सपोर्ट्स ऊपर जाए। लेकिन जो और तेल की कीमत बढ़ रही है, और जब मैं डिपेंडेंट हूं 80% तेल मुझे इंपोर्ट करना है, तो वो आउटफ्लो तो जाएगा। लेकिन जो मैंने कुशन बिल्ड किया, फॉरेक्स का जो मैंने कुशन बिल्ड किया, उससे मैं अपने लोगों को राहत देने की चेष्टा कर भी रहा हूं और दे भी। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, अब देखना यह कि जो कदम सरकार उठा रही, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, उसका असर कब तक और किस तरह से पड़ता है। शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए, इन तमाम बातचीत के लिए। तो रुपए की वैल्यू गिर रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। हालांकि जिस तरह से सरकार का कहना है कि स्थितियां ठीक हैं, परिस्थितियां ठीक है, हालात काबू में हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।